जब भी आज़ाद भारत के बनने की कहानी की बात आती है तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों पर ही जाता है। लेकिन भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो सिर्फ दिल्ली या कलकत्ता में नहीं बना, वो बना करौली जैसी सैकड़ों छोटी छोटी रियासतों के अंदर चल रहे संघर्षों से भी। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पता है ये पूरी की पूरी कहानी कहाँ से आई? इतिहास की किताब के बस एक छोटे से पैराग्राफ से। ये बात हमें ये दिखाती है कि कैसे इतिहास की सिर्फ कुछ लाइनों के पीछे पूरे के पूरे आंदोलन, लोगों की उम्मीदें और टकराव दबे हो सकते हैं। बस उन्हें खोज निकालने की देर है। तो चलिए चलते हैं 1930 और 40 के दशक की रियासत करौली में। देखिए, उस वक्त पूरे देश में आज़ादी और अपने हक की एक लहर चल रही थी और उसकी गूंज करौली की गलियां में भी साफ सुनाई दे रही थी। लोग अब सिर्फ राजा की प्रजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो नागरिक बनना चाहते थे और उनकी एक ही मांग थी, एक जिम्मेदार सरकार। तो ये जो बदलाव की मांग थी ना, वो कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये लगभग एक दशक तक चला एक पूरा आंदोलन था। 1938 में एक चिंगारी सुलगती है जो 1946 आते आते एक बड़ी मशाल बन जाती है और 1947 तक कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। आइए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे एक संगठन होता है ना? करौली में इस संगठन का नाम था प्रजामंडल और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, आम लोगों की आवाज को महल के ऊंचे दरवाजों के पार सीधे महाराजा तक पहुंचाना। और इस आवाज को लीड करने वाले कुछ अहम चेहरे भी थे। तो साल 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह जैसे नेताओं ने मिलकर इस प्रजामंडल की नींव रखी। ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों की बिखरी हुई मांगों को एक साथ लाकर एक संगठित आंदोलन की शक्ल दी। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये लड़ाई अब सिर्फ करौली की अपनी नहीं रह गई थी। नवंबर 1946 में आसपास की रियासतों के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। ये उस जमाने की, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव थी। अपनी आवाज को ताकत देने के लिए पड़ोसी आंदोलनों से हाथ मिलाना, ताकि शासक ये ना कह सके कि ये तो बस कुछ गिने चुने लोगों की मांग है। तो जब इतनी सारी आवाजें एक साथ उठने लगीं तो जाहिर है महल की दीवारों तक तो पहुंचनी ही थी। अब महाराजा के लिए इसे अनसुना करना मुश्किल हो रहा था। तो सवाल ये था कि वो इस आवाज को सुनेंगे या इसे दबाने की कोशिश करेंगे। जुलाई 1947 में महाराजा ने एक कदम उठाया। उन्होंने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया और इस कमेटी में सदस्यों की संख्या रखी गई 11 है। महाराजा को शायद उम्मीद थी कि इस कदम से वो उठते हुए राजनीतिक तूफान को शांत कर पाएंगे। और इस कमेटी को एक बड़ा सा नाम दिया गया, संवैधानिक सुधार समिति। मतलब कागज पर इसका काम बहुत बड़ा और जरूरी लग रहा था, शासन में सुधार के लिए सुझाव देना। ये महाराजा की तरफ से एक पहल थी, लेकिन ये उस दौर के शासकों का एक आजमाया हुआ तरीका भी था कि जब भी बदलाव का दबाव बढ़े तो एक कमेटी बना दो। लेकिन प्रजामंडल के लोग इस दिखावे से राजी नहीं थे। उनकी एक बहुत ही सीधी और साफ मांग थी कि भाई, अगर ये कमेटी जनता के लिए सुधार लाने वाली है तो इसमें जनता के अपने लोग क्यों नहीं हैं? आखिर जनता की भलाई के फैसले बंद दरवाजों के पीछे कुछ गिने चुने लोग कैसे कर सकते हैं? और बस यहीं पर आकर कहानी अपने सबसे बड़े टकराव, अपने सबसे बड़े क्लैश पर पहुंच जाती है। एक तरफ थी जनता की भागीदारी की जिद और दूसरी तरफ थी एक शासक की अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश। और ये स्लाइड देखिए, ये उस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। प्रजामंडल ने कहा, हमारे लोगों को कमेटी में शामिल करो। महाराजा का जवाब था नहीं। बात यहां आकर रुक गई। और ये सिर्फ करौली की कहानी नहीं थी, उस वक्त भारत की सैकड़ों रियासतों में यही खींचतान चल रही थी। तो अब सोचिए जरा, जब बातचीत का मेन दरवाजा ही आपके मुंह पर बंद कर दिया जाए तो एक जन आंदोलन के पास क्या रास्ता बचता है? करौली के लोग अब क्या करने वाले थे? लेकिन देखिए, इस कहानी का अंत न किसी की जीत से हुआ, न किसी की हार से। इसका हल, इसका सॉल्यूशन एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी ताकत ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया जो करौली की राजनीति से बहुत बहुत बड़ी थी। हुआ ये कि कुछ ही वक्त बाद करौली रियासत का मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया। ये भारत की सभी रियासतों को एक करने की जो विशाल प्रक्रिया चल रही थी, ये उसी का एक हिस्सा था।
मतलब करौली का जो स्थानीय संघर्ष था, जो महाराजा और प्रजामंडल के बीच चल रहा था, वो इतिहास के इस बड़े बवंडर में समा गया और हमेशा के लिए हल हो गया। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि करौली की तरह देश में न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे आंदोलन चल रहे होंगे, कितनी ही लड़ाइयां लड़ी जा रही होंगी, जिनका फैसला सड़कों पर हार जीत से नहीं बल्कि उन बंद कमरों में हुआ जहां एक नए राष्ट्र का नक्शा खींचा जा रहा था। ऐसी कितनी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।